call on behalf of the organizers, administrators, and participants. I very heartily welcome Professor Dr. Dilip Barad, who is a senior academician with extensive experience over 26 years plus in English language, literature, and education. Currently, he is head and professor of the Department of English at Maharaja Krishna Kumar Singh Ji at Bhavnagar, and he has multiple feathers on his crown, what to count and what to share, such as he has been Dean of Faculty of Arts from 2018 to 21. He has served as continuously as a chairman of Board of Studies since 2009 and whatnot. He is also a member of NAT, a chairperson, a coordinator, a member of peer teams, and furthermore. He has over 26 years extensive experience. He has been author of multiple research works, articles, and he has also published a book. His achievements and the list needs elaborative and special slot of time. We are very much fortunate to have him today. And so, without further much ado, let's call our dynamic and always approachable, very much kind hearted Sir Dilip Banerjee. The stage is all yours. Thanks a Welcome, lot. sir, and good afternoon from all of us. Yes, yeah. Good afternoon, Dr. Parth. I think it completed, no, your Viva? Yes, very Acha, recently, sir. recently, yeah. Thank And you. congratulations, yeah, congratulations. Okay, Thank you, sir. so a very good afternoon to everybody, all the participants. So today topic on which I am going to share some views with you all is on some practical ways of looking at ICT for research as a research scholar or as a research supervisor. We have taken a small survey and based on that survey, I have seen that some of you are research supervisors also. और ये एक बात ये भी कि मुझे ये भी बताया गया है कि हिंदी के साथ में बातें करता रहूं तो हम हिंदी में ही ज्यादातर बात करेंगे संस्कृत और दूसरी भाषा के भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये आसान रहेगा अगर हम हिंदी में बोले तो रिसर्च आईसीटी की हमें बात करनी है लेट मी शेयर माय स्क्रीन और हम देखें कि क्या प्लान है आज का और कैसे हम ये देखना चाहते हैं मैं इसको थोड़ा पॉपअप को डाउन कर देता हूं okay so for our topic practical skills for the use of ICT in research के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और इस एजिस के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ये ऑनलाइन NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स मिस्टर पार्थ जोशी हमारे साथ भी जुड़े हैं इस बैनर के नीचे हम इकट्ठा हुए और आज की जो मैंने प्लान किया है ये 4 मुद्दों पर बात हम करेंगे जिसमें डिजिटल रिसर्चर्स एसेंशियल टूल किट क्या हो सकती है फिर मॉडर्न AI पावर्ड वर्क फ्लो हम कैसे देखें हम खास करके एक टूल जो कि नोटबुक LM है गूगल का उसकी आजकल लोग बहुत बातें कर रहे हैं तो उसको ट्राई करेंगे विल ट्राई इट आउट और ये अच्छा होगा अगर पार्टिसिपेंट्स जो है वो लैपटॉप के साथ जुड़े हो कुछ लोग अगर आप कोई है तो आप चैट में बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग जैसे यहाँ पर लैपटॉप के साथ जुड़े हुए हैं यू कैन पुट यस आई एम विथ लैपटॉप या ऐसा कुछ आप दे सकते हैं क्योंकि एक दो एक्टिविटीज मैंने प्लान की है अगर आप लैपटॉप के साथ है तो आसान रहेगा आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड और मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रीन भी शेयर करें तो वी कैन हैव अ लुक एट योर वर्क आपका काम भी हम देख पाएंगे तो कौन है लैपटॉप के साथ आप चैट में बता सकते हैं मुझे
या यहाँ पर हैंड्स अप करके भी आप दिखा सकते हैं। मैंने एक दूसरी डिवाइस से भी कनेक्ट किया है तो वहां पर मैं देख रहा हूँ। यस, ओके। तो भाविशा ने बताया है कि वो लैपटॉप के साथ है एक अभी हमारे। और कोई भी हो तो आप वहां पर बता सकते हैं लैपटॉप के साथ, या मोबाइल से जुड़े हैं लेकिन लैपटॉप आपके पास हो तो भी चलेगा। अगर आपने ज्वाइन किया है मोबाइल से लेकिन अगर लैपटॉप पास में हो और अगर आप उस पर भी काम कर सकते हैं तो that also will be absolutely fine for us. ओके, तो डॉक्टर यज्ञराज अभी जुड़े हैं हमारे साथ लैपटॉप के साथ। ओके, 2-3 लोग हो गए तो अभी चलेगा। 1 और 2 एक्टिविटीज हम करेंगे और देखेंगे। और हमारी एक मैनेजिंग हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, उसको कैसे मैनेज करें उससे हम शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमारा मुद्दा सर्वे का भी था। और फिर हम एक ये एथिक्स एआई के युग में हम कैसे टेक्नोलॉजी वगैरह को देखें, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एथिकल यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बात जो है वो है एज ए रिसर्चर डिजिटल फुटप्रिंट है कि जो हमें देखनी है। हमारा जो सर्वे था उसका जो आउटकम हमें मिला है उससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स को ये जरूरी है, ये बात जरूरी है कि उस इस मुद्दे पे थोड़ी बहुत बातचीत हो और लोग इसको समझे। डिजिटल प्रोफाइलिंग क्या होती है और वो कैसे हम करें, इसको समझने की भी एक आवश्यकता, एक जरूरत है, जो हमारा सर्वे आउटकम हमें दिखा रहा है। तो वो हम देखेंगे कुछ कौन सी जगह पर कैसे हम मैनेज कर पाते हैं इसको। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन से बाहर आकर हमारे सर्वे की ओर जा रहा हूं, जहां पर हमने ये एक प्री सेशन सर्वे करवाया था और कुछ बेसिक से प्रश्न थे। हमें 49 रिस्पॉन्सेज अभी मिले हैं यहाँ पर। उस रिस्पॉन्स के आधार पे अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास रिसर्च सुपरवाइजर जो है वो उसकी मात्रा काफी है, 60 अराउंड है। ओके, वो शायद असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं ना, शायद रिसर्च सुपरवाइजर अभी ना हो, लेकिन उस जर्नी में है वो हो सकते हैं। तो हमारा जो मेन प्रश्न था डिजिटल प्रोफाइलिंग के बारे में, उसमें ये बात आती है यहाँ पर कि ORC आईडी कितने लोगों के पास है, स्कॉपस आईडी कितने लोगों के पास है, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, विद्वान, रिसर्च गेट, एकेडेमिया, उसके बारे में बात करनी है। एक अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों के पास है, जैसे आपने बताया कि 17 आउट ऑफ 49 तो बहुत कम है। आउट ऑफ 50 से अगर देखे तो 17 बहुत कम नंबर है, लेकिन फिर भी 17 काफी अच्छा नंबर है। बहुत बार मैंने ये सर्वे अलग अलग जगह पर किया है, उससे ये लगे कि 17 इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल। फिर मैंने उसी हिसाब से ये भी पूछा था कि आप अपना आईडी भी दीजिए सबके लिए, स्कॉपस वगैरह के लिए भी। तो हमें जो आईडी मिली वो उससे भी काफी कम मिली है, थोड़ी बहुत, सभी लोगों नहीं दे पाए। जो लोग दे पाए उसकी अगर हम आईडी देखें तो ये ORC आईडी है, ये है डॉक्टर कोगिलावानी बी की ORC आईडी हमने ओपन की है, जहां से हमें एक समरी मिलती है कि उसने रिसर्च में कहा क्या काम किया है, एम्प्लॉयमेंट उसका कहाँ पर है। वो अभी कोयम्बतूर तमिलनाडु के असिस्टेंट प्रोफेसर है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, उसकी माहिती मिल सकती है। दूसरी यूनिवर्सिटी जहां से एकेडमिक लिया, प्रोफेशनल डिग्री, वो सब वी कैन सी हियर। और उस हिसाब से दूसरी एक यहाँ पर भी लिंक है, लेकिन वो थोड़ी अधूरी है तो मैं क्लिक करके नहीं खोल पा रहा हूँ। थर्ड लिंक यहाँ पर हमें मिल रही है। दिस इज डॉक्टर R दुलासी, अगेन फ्रॉम मदुराई तमिलनाडु, जिसकी लिंक हमें मिल रही है, हम खोल पा रहे हैं यहाँ पर। दूसरी 2 लिंक है VVP इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट से भी, लेकिन नंबर ही दिया है, जैसे आईडी ही मांगा था तो गलत नहीं है। फिर भी क्लिकेबल लिंक में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक थर्ड क्लिकेबल लिंक मुझे यहाँ मिल रही है, एंड दैट इज बाय स्वप्निल रहाने,
फ्रॉम वडोदरा गुजरात से वो जुड़े हैं। तो उनके भी प्रोफाइल हम यहाँ देख सकते हैं कि ओके। सो 3 लोगों के हम देख पाए अभी, और 1 2 3 4 5 6 लोग और ने नंबर दिए हैं। तो 6 + 3 मतलब 9, ओनली 9 तो अभी जो हम लोग जुड़े हैं वो करीबन 60+ लोग जुड़े हैं अभी यहाँ पर। 60+ में से 49 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, उसमें से सिर्फ 9 लोग ही दे पाए। इसका मतलब कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ये क्या है और क्यों हम यहाँ पर होने चाहिए। तो पहला ये स्कॉपस आईडी में अगर हम देखें तो मुझे किसी का नहीं मिल रहा है, स्कॉपस आईडी किसी का भी नहीं है। अगर आप में से जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आपके पास है तो आप अभी चैट में भी दे सकते हैं। मेरे पास, मैंने यहाँ एक दूसरी सिस्टम में चैट खुली रखी है तो मैं वहां पर देख पाऊंगा। अगर है तो आप चैट में भी आपकी स्कॉपस आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तीसरा हमने वेब ऑफ साइंस के लिए मांगा था। अगर आपके पास रिसर्चर आईडी हो तो हमें 1 2 मिले हैं आईडी, वो भी हम चेक नहीं कर रहे कि एक नंबर यहाँ मिला है, लेकिन आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू रीच, हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। ओके, तो मुझे लॉगिन के लिए कहेंगे, बाद में होगा। ओके ओके, चलो, डायरेक्टली हम नहीं देख पा रहे। फिर हमने विद्वान के लिए मांगा था, विद्वान की प्रोफाइल आईडी किसके पास है? तो 1 2 3 4 हमें मिली है, 4 लोगों के पास वो है। गूगल स्कॉलर के लिए हमने मांगा था तो हमें एक मिला है। गूगल स्कॉलर आईडी हमें क्लोज कर देता हूँ, कुछ विंडोज जो खोली है वो। गूगल स्कॉलर में हमें कोगी लवानी बी एसोसिएट प्रोफेसर है, आई थिंक तमिलनाडु से। उसकी लिंक देखो इस तरह की खुल रही है, दिस इज गुड, ये अच्छी बात है कि सीधा आप पेज को खोलकर देख सकते हैं, उस प्रकार से वो एक और है, देखते हैं अगर वो लिंक खुलती है या नहीं। हाँ, ओके, शिल्पा काथड़ करके है, वीवीपी कॉलेज से है वो। ओके, सो दैट आल्सो वी कैन सी हियर कि हाँ। और स्कॉलर एक है लेकिन नहीं खोल पाएंगे, एक ने ईमेल आईडी दिया है, वहां से वो नहीं खुलेगी। एक और है, देख लेते हैं। हाँ, दिस इज डॉक्टर व्योमेश परसाना। ओके, फाइन, वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज जीटीयू से जुड़े हुए हैं। और एक और आईडी हमें देखने को मिल रही है, वो है पटेल अनिकी ट्यूटर के, और उससे उसका नाम जुड़ा हुआ है। ओके ओके, तो 4 5 लोग, कुल मिला के 4 लोगों की हमें आईडी गूगल स्कॉलर पे हम देख पा रहे थे। तो ये भी काफी जरूरी है। 60 का ग्रुप है हमारा, 49 लोगों ने रिस्पॉन्स दी है, उसमें तो सिर्फ 4 लोगों की गूगल स्कॉलर आईडी हम खोल पा रहे हैं। फिर क्लेरीवेट वेब ऑफ साइंस आईडी की बात थी, आयरिन्स के बारे में था, लेकिन हमें एक जीटीयू आयरिन्स प्रोफाइल मिली है, दैट इज डॉक्टर व्योमेश ने दी है, दैट इज गुड। इस तरीके से उसकी आईडी बनती है कि ये मिल रहा है हमें। और अगर एक गोवा यूनिवर्सिटी की लिंक मिली है, देखते हैं। अच्छा, गोवा यूनिवर्सिटी के आयरिन्स का इंस्टेंस दिया है, वी विल सी दिस आल्सो, दिस आल्सो इज गुड। ओके ओके, फाइन। और कोई है? ये आयरन्स में हमें सिर्फ 2 मिले हैं। ओके, तो कुल मिला के जब हम पूरा आउटकम देखते हैं इसका, तो हमें ये पता चल रहा है कि इस एरिया में कुछ बातें होनी चाहिए यहाँ पर, और सब स्कॉलर्स की अपनी एक डिजिटल प्रोफाइलिंग इन प्लेटफॉर्म्स पे होना आवश्यक लग रहा है। तो पहला है ओआरसी आईडी का है। ओआरसी आईडी कोई भी स्कॉलर वहां जाकर बना सकते हैं। ओआरसी आईडी का प्लेटफॉर्म आप सबको आसानी से मिल जाता है गूगल करने से भी। तो orcid.org करके उसकी वेबसाइट है, orcid.org। इस तरीके से उसका फ्रंट पेज है। आप अगर पैरेलल काम करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप अपने, अभी जब हम काम कर रहे हैं तब आपके पास लैपटॉप वगैरह हो, तो it will be good if you continue doing a parallel work while listening to me also। तो जैसे मैंने मेरी प्रोफाइल यहाँ पर खोली है ORCID के पेज पे,
और सब कुछ जो भी वो मांग रहे हैं वो अगर मैं अपडेट कर दूं तो यहाँ प्रिंटेबल वर्जन है। सिंगल क्लिक पे मुझे जब भी चाहिए तब मेरी पूरी सीवी एज ए रिसर्चर मेरी जो सीवी बननी चाहिए वो सीधी बन जाती है वहां से। और पूरी की पूरी बायोग्राफी, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशंस, सबकी यादी सिंगल क्लिक पे हमें मिल सकती है जब भी हमें जरूरत पड़े। तो अगर हम अपनी प्रोफाइल अपडेट यहाँ पर रखते हैं तो ये हमें बेनिफिट एक मिलता है। दूसरा, ये एक ऐसा नंबर है जैसे आधार कार्ड का जो नंबर है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उससे हमारी रिसर्च जो साइटेशन होंगे वो ये जो डिजिटल टूल्स है, जो आईसीटी टूल्स है, वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी तरीके से काम करते हैं और जो डेटा है वो फेच कर लेते हैं, लेकिन डेटा फेच करने के लिए उनको भी कुछ आइडेंटिटी मार्कर चाहिए। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक मार्कर हो तो एआई के लिए या आईसीटी के किसी भी टूल्स के लिए वो एक आसान काम रहता है ये करने के लिए। इसीलिए ये नंबर जरूरी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ORCID जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और करीबन सभी प्रकार के जो पब्लिशर्स है जैसे स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस या जो भी Q1 कैटेगरी के जर्नल से, वो सब ORCID को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उस हिसाब से उस पब्लिकेशंस को वो रजिस्टर भी करते हैं। मेरा भी अभी चाय का भी टाइम हुआ है। हम अगर पर्सनली होते तो हमें वहां के आयोजक जो है हमारे पार्थ साहब है वो चाय पिलाते, लेकिन अभी हम साथ में ही थोड़ा पीते रहेंगे चाय। ओके, सो वो सब ORCID को प्रावधान देते हैं। जो एडिटोरियल प्रैक्टिसेस होती है, जो पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस होती है हमारे यहाँ पर, वहां बहुत बार हम ORCID को नहीं मानते हैं या स्वीकार नहीं करते या मांगते ही नहीं है, कोई मांगता ही नहीं। ये हमें एक सुधार लाना चाहिए। अगर आप में से कोई भी लोग जो भी किसी प्रकार के पब्लिकेशंस के साथ जुड़े हैं, कोई एडिटर है, कोई जर्नल में आपके दोस्त चला रहे हैं या आपके सुपरवाइजर्स कोई जर्नल चला रहे हैं किसी भी तरीके, तो ये आप बताइए कि वो ORCID के आधार से पब्लिकेशन करे और सभी लेखक जो कंट्रीब्यूटर्स है उनको कंपलसरी करे कि आपको ORCID सबमिट करना ही होगा, ताकि फिर यहां से वो जुड़ जाए और जितने भी साइटेशंस होते रहे, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्कॉपस होगा, वेब ऑफ साइंस होगा, विद्वान होगा, आयरिन्स होगा, इंडिया की कोई भी सिस्टम डेवलप जो हो रही है होगी, वो सब उनके साथ जुड़कर काम करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें उसका मिल सकता है। इसी वजह से इसका एक महत्व है। तो सभी स्कॉलर के पास आज शाम को ही ORCID होना चाहिए। सबके पास अपना ORCID आज से ही होना चाहिए और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आपको जब भी उसमें कुछ भी ऐड करना है, अपडेट करना है, तो आप उसमें सीधा बटन है, सीधा आप प्लस कीजिए, ऐड इनवाइटेड पोजीशन, ऐड डिस्टिंक्शन, मेंबरशिप है, ऐड सर्विस है, एडिटोरियल सर्विस है, जहां पर भी आप काम करते हैं वो सब जो भी आपको काम जो आपका है, DOI नंबर से जो पब्लिश हुआ है, PubMed ID से जो पब्लिश हुआ है, या BibTeX से ऐड मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर आपके पास DOI नहीं है, PubMed ID नहीं है, BibTeX भी नहीं है, तो आप मैन्युअली भी उसको ऐड कर सकते हैं। आपका जो काम है वो यहाँ से देखिए, एकेडमिक पब्लिकेशन, रिव्यू, क्रिएटिव राइटिंग है आपका, लीगल IP है, टीचिंग सुपरविजन है, अगर टीचिंग मटेरियल भी आप आपका अपलोड कर सकते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि हमारा टीचिंग मटेरियल वगैरह भी एक महत्व की चीज है, जो भी हमें अपलोड या उसको भी शेयर करना चाहिए। तो ये सब भी कोई आपका टीचिंग मटेरियल भी साइट कर सकता है या उसको, वो भी एक आपका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। हमें रिसर्च की बात करनी है, लेकिन ये बात जुड़कर आती है कि हर एक रिसर्चर प्रोफाइल जो हमारी बनती है उसके साथ हमारी टीचिंग प्रोफाइल भी बनती है। बहुत बार बहुत सारे अच्छे टीचर्स होते हैं लेकिन वो इतना पब्लिकेशन नहीं कर पाते। तो अब हमें यहाँ ये जगह मिलती है। ये जगह कैसे बनती है और क्यों बनती है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं, ये स्लाइड मैंने अभी यहाँ नहीं बनाई है, लेकिन एक और प्रेजेंटेशन जो मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था, इसमें मैंने ये स्लाइड बनाई थी, इसलिए मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ।
ये है अर्नेस्ट लीरॉय बोयर का काम है, स्कॉलरशिप रिकंसीडर्ड के अंदर। इसमें जो है ना प्रायोरिटीज ऑफ द प्रोफेसोरिएट, उसमें वो कहते हैं कि 4 तरीके का काम हम एज ए रिसर्च, एज ए टीचर या एज ए जो हमारा काम है प्रोफेसर का, असिस्टेंट, एसोसिएट या कोई भी प्रोफेसर हो उसका, वो है स्कॉलरशिप ऑफ डिस्कवरी, स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग, स्कॉलरशिप ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्कॉलरशिप ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो है स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग, उनका भी वैल्यू होना चाहिए, उनका भी मूल्य होना चाहिए। जो भी हम टीचिंग मटेरियल बनाते हैं, जो वर्कशीट्स बनाते हैं, वो भी किसी जगह पर अपलोड हम कर पाए एक रिसर्च की तरफ, वो पीयर रिव्यू ना हो, उनको पीयर रिव्यू का महत्व न भी दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो भी हमारा टीचिंग कंट्रीब्यूशन है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस है, मेथड्स है, वो भी एक प्रोफेसर का जो जीवन है उसके अंदर महत्व की चीज रखते हैं, तो उसको भी पब्लिकेशंस की जगह चाहिए। इस तरीके से 4 मुकाम में बोयर का मॉडल हम समझ सकते हैं, जहां पर रिसर्चर प्रोफाइल पब्लिकेशंस के साथ टीचिंग मटेरियल और टीचिंग के रिलेटेड जो भी वर्कशीट्स बनती है, जो भी ई कंटेंट बनता है, जो वीडियो रिसोर्सेज बनते हैं, जो पॉडकास्ट बनाए जाते हैं, जो कुछ भी काम किया जाए, जो स्टूडेंट्स को एक या दूसरे तरीके से काम लगते हैं, वो सब मटेरियल भी एक महत्वपूर्ण है, जो जिसका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो ORCID में या रिसर्च गेट में भी हम देखेंगे कि लेक्चर, टीचिंग मटेरियल, सुपरवाइज्ड स्टूडेंट पब्लिकेशंस, जैसे अभी नाउ देयर विल बी इंटर्नशिप आल्सो इन द 4th ईयर, तो इंटर्नशिप का एक रिपोर्ट बनेगा, वो भी एक काम बनेगा जो टीचर भी उनके साथ जुड़कर काम करते होंगे। तो ये सब कुछ हम डाल सकते हैं इसके अंदर जब भी हम प्रोफाइल बनाए। तो अपडेटिंग द प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईडी बना लिया, फिर जो भी है वो आज के दिन अपलोड कर ले, और फिर रेगुलरली हर महीने में एक बार बैठकर अपनी प्रोफाइल हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये था पहला जो हम कहते थे ORCID का। वेब ऑफ साइंस और क्लेरिवेट रिसर्चर आईडी भी हम बना सकते हैं। वेब ऑफ साइंस क्लेरिवेट रिसर्चर आईडी, वहां पर भी आप सर्च कीजिए वेब ऑफ साइंस क्लेरिवेट, और वहां जाकर आप अपनी आईडी बनाकर ठीक उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपको एक बटन मिलेगा कि ORCID से सीधा सब डाउनलोड कर लेना है, तो वो सिंक भी हो जाएगा। तो पहले आप ORCID बनाते हैं, बाद में वेब ऑफ साइंस का भी आईडी बना, और फिर उनको सिंक कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तीसरा मुद्दा जो है हमारा, थर्ड वन, वो है जस्ट अ मिनट, मैं एक थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूं ताकि आसान रहे देखने के लिए। हाँ, ओके, तो ये हमने देख लिया ORCID, ये वेब ऑफ साइंस का देख लिया, ये इसका लोगो है ताकि गलती से हम कहीं और ना चले जाए, ये ORCID का लोगो है। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो है स्कॉपस का, स्कॉपस का, जो यहाँ पर हमने उसका लोगो भी डाल के रखा है, दिस स्कॉपस। तो स्कॉपस का आईडी आपको नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट बी, आपको नहीं मिल, उसके लिए स्कॉपस के जर्नल में आपको पब्लिकेशन करना होगा, तब स्कॉपस एल्सेवियर से आपको आईडी मिलेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स की वैल्यू भी अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज उनके पैरामीटर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आप स्कॉपस एल्सेवियर इंडेक्स्ड जर्नल में पब्लिकेशंस करते हैं, तो आपको स्कॉपस की ओर से आईडी दिया जाता है। उस हिसाब से हमें वो देखना है कि वहां से वो कैसे ले। हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, हर एक हमारे जो स्कॉलर है उनको कि, और हमारे टीचर्स को भी, कि हम एक आध पब्लिकेशन इसमें करवाए ताकि हमारे पास भी स्कॉपस आईडी हो। फिर हम इनफ्लिबनेट विद्वान की प्रोफाइल पे आते हैं, और आयरिन्स को हम देखते हैं। आयरिन्स को एक बार हम देख ले। आयरिन्स, जैसे हमने देखा कि गोवा यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हमारे साथ जुड़े, उसने हमें ये बताया है, एक लिंक दी गई थी, ये गोवा यूनिवर्सिटी की आयरिन्स का इंस्टेंस है, जहां पर हम ये देख सकते हैं सबकी प्रोफाइल, सबका साइटेशंस, सब मैट्रिक, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। दिस इज डन बाय इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम। आयरिन्स जो है वो इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम है, प्योरली इंडियन है। तो क्या ये बात क्यों जरूरी है कि
हमने स्कॉपस की बात की, वेब ऑफ साइंस की बात की, ORCID की, तो लगेगा कि तो यूरोप के है, वेस्टर्न है, और आजकल जैसे इंडिजिनियस इंडियन की चीजों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया भी काम कर रहा है, हमारी सरकार, हमारे UGC के नीचे काम कर रहे सब यूनिट्स भी कंट्रीब्यूटिंग इन अ गुड मैनर। और उसी हिसाब से जब हम अवेयर हो जाए इसके बारे में, तो हम अपनी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट करें, ताकि जो एक प्रोफाइलिंग हो रहा है, भारत का जो प्रोफाइलिंग हो रहा है, उसमें हम अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर हम बेध्यान रहेंगे, अगर हम इनडिफरेंट रहेंगे इन सब चीजों से, तो क्या है, ओवरऑल इंडिया का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी कमजोर दिखेगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये आयरिन्स की वेबसाइट है, जहां पर एक भारत का नक्शा दिया गया है, और यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जितनी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स है, वो किस तरीके से आयरिन्स के साथ जुड़ी है, उसका हमें प्रमाण मिलता है। कितनी यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ जुड़ी है ना, यहाँ पर वो हम यहाँ पर देख रहे। क्या आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं अभी? कोई मुझे टाइप करके देंगे कमेंट में कि आपको नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में क्या नंबर दिखाई देते? आई रिक्वेस्ट समबडी टू टाइप इन द कमेंट व्हाटएवर नंबर यू आर एबल टू सी। हमारे साथ तमिलनाडु से भी जुड़े हैं। आशा करता हूं कि मैं भी हिंदी वॉन्ट बी अ प्रॉब्लमेटिक to you, but in case there is any doubt, you please put a question in the comment so I can translate it into English language also. Yes, who is reading, watching and giving me the number in the comment? What number you are seeing in north, south, east and west? Sir, Yes, yeah. yeah, in the north I can see 300 number. Okay, 300 in the north, yes, yeah. Yes. Then south is 963. 963, yes, East, almost 3 times more, okay, 3 times more than north. yes, sir. Hmm. And then Yes. in the east it is 325, and in west is 239. ओके ओके। सो कुल मिला के तीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तीनों को मिला के भी साउथ के नंबर पर पहुंच नहीं पा रहे। दिस इज एक कंक्लूजन। एज ए रिसर्चर हम देखें कि हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, एक इंफोग्राफिक हमारे सामने आया है, तो इस इंफोग्राफिक एक ICT टूल से बना है, और इस टूल को एज ए रिसर्चर में पढ़ रहा हूं, तो मुझे ये लगता है कि तो इसका एक इन्फरेंस हम ये निकाल सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स का हायर एजुकेशन का लेवल बाकी के भारत से अच्छा हो सकता है। हाइपोथेटिकली हम उसको देखिए, एक डेटा हमारे पास है, डेटा के आधार पे हम कुछ इन्फरेंसेस करें, तो एक प्राइमरी तौर पे हम ये देख सकते हैं कि भाई एटलीस्ट सदर्न स्टेट्स में अवेयरनेस तो ज्यादा है इसके बारे में, डिजिटल प्रोफाइलिंग के बारे में, इंस्टीट्यूट्स की, टीचर्स की। हमने 2-3 जो देखे, उसमें भी हमें मदुराई, तमिलनाडु के टीचर्स की प्रोफाइल काफी कंप्लीट लगी, काफी इट वाज फुल। VVP इंस्टीट्यूट के भी टीचर्स है, उनका भी अच्छा है, पारुल यूनिवर्सिटी से भी थे गुजरात की, तो बाकी के लोग भी है। लेकिन ये जो डेटा बन के आयरिन्स का हमारे इन्फ्लिबनेट के द्वारा बनता है, वो भी हमें ये दिखा रहा है कि कैसे अवेयरनेस है। वेस्ट जो है, जहां से हम अभी जुड़े हैं, गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र काफी रिच स्टेट्स माने जाते हैं, काफी रिच है स्टेट्स, लेकिन एकेडमिकली थोड़े साउंड नहीं है, वो सबसे कम है। देखिए सबसे कम जो है वो वेस्ट का परफॉर्मेंस आ रहा है। ये इंडिया के डेटा है, वरना अगर किसी अमेरिकन या यूरोप ने बनाए होते तो हम फिर से वो उपनिवेशवाद उठाते और गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की बात करते, और ये कहते कि भाई उसको उड़ा दो, फगा दो, ये सब गलत है, ये हमें बदनाम करने का एक प्रयास हो रहा है पश्चिम के द्वारा, वो सब हम कहते हैं। लेकिन ये हमारा ही डेटा है, हमारी इंस्टीट्यूट का ही डेटा है जो हमें ये बता रहा है। तो ये एक जगह है कि हम काम कैसे करें, कैसे उनको देखें। क्या
अगर हम इंस्टीट्यूट कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट के देखें, जैसे कि गोवा का हमने खोला था, ये इंस्टेंस है क्या, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बार्स हमारे पास है, ब्लू कलर जो है वो पब्लिकेशन से, साइटेशंस ग्रीन कलर के है और एच इंडेक्स है। अब हम धीरे धीरे इस दिशा में जा रहे हैं कि पब्लिकेशंस का महत्व इतना नहीं है जितना साइटेशंस का है। साइटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो जैसे यहाँ हम देखें कि ये जो है इसमें 300 पब्लिकेशंस के सामने 6000 साइटेशंस है, और यहाँ पर देखे दूसरा डिपार्टमेंट फिजिक्स का, वो भी 6000 है। अब जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट का इस प्रकार की प्रोफाइल खोलोगे, और आप खोल सकोगे, आप जहां पर भी जाना चाहे वहां जाए, एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाया गया है जिसके हिसाब से हम ये सब देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ नीचे नीचे आ जाए तो हमें दिखाई देगा सभी इंस्टीट्यूट के, तो हम जैसे जाए नीचे तो हमें पता चले कि कहाँ कितना है, कौन सी इंस्टीट्यूट है वो, दैट ऑल वी कैन सी देयर। ये चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है, ये सीएम पटेल इंस्टीट्यूट है, नेशनल फॉरेंसिक है, गुजरात गांधीनगर की हम देख रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हम देखना चाहते थे, पहले वो गांधीनगर में थे तो इसलिए उनका लोकेशंस यहाँ पर है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जिनके माध्यम से हम जुड़े हैं उनका अगर देखें तो भी, अगर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, अप्लाइड केमिस्ट्री है तो उनका ज्यादा है, यहाँ स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज है उनका ज्यादा है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज्यादा है। उसके सामने जर्मन लैंग्वेज होगा, कोई भी लैंग्वेज होगा, चाइनीज का होगा, तो उसका बहुत कम होगा। मतलब लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेस का बहुत कम परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिलता है, साइंसेस का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आप कोई भी इंस्टीट्यूट खोलकर आप स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरी इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट जुड़े हैं उस सब का जो चिट्ठा है वो हमारे सामने खुल जाता है। ये डिजिटल आईसीटी स्किल, आईसीटी जो चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी दे रही है, हमें ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी। हम ये नहीं कहते कि ये कंप्लीटली रिलायबल है, ये कंप्लीटली सत्य है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा अच्छा काम होगा जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी, पर हमें ये देखना है वो अच्छा काम जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, वो उस तरीके से काम करे, उस तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल करे, उस तरीके से रिसर्च प्रोफाइल डिजिटल माध्यम पे बनाए ताकि उनका काम भी रिफ्लेक्ट हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हमारे आर्ट्स में बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे बहुत इस डिजिटल प्रोफाइलिंग में नहीं मानते, ठीक ढंग से साइटेशन में नहीं मानते। उस हिसाब से क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो काम दिखना चाहिए वो काम नहीं दिखता है, जिस तरीके से नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं उस तरीके से भी हमें दिखाई नहीं देता है, ये दिक्कत। इसलिए ये आईसीटी फॉर रिसर्च में रिसर्चर प्रोफाइल जो है वो सबसे महत्व की चीज है। सबके पास पहले, सबसे पहले ये होना चाहिए, फिर उनका पब्लिकेशन, उनकी जो भी कामगिरी हो, टीचिंग मटेरियल बनाने की या रिसर्च वर्क करने की, वो सब किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ जुड़कर काम करे ताकि उसमें वो आगे बढ़ता जाए। तो विद्वान की प्रोफाइल में जब मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर खोल के एज एन एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, बाकी और भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये सब सिंक होके आता है। जैसे हमने लेफ्ट पैनल में आप देखते हैं एम्प्लॉय आईडी, ओआरसी आईडी, स्कॉपस आईडी, रिसर्चर आईडी, गूगल स्कॉलर आईडी, वो सब जगह यहाँ पर सिंक होता है। तो जब भी कुछ मूवमेंट वहां पर होगी तो ऑटोमेटिकली विद्वान उसको फैच कर लेंगे, उसको फैच करके हमारे सामने रख देंगे। जैसे गोवा यूनिवर्सिटी का हमने खोला था, या हमने एक या ओके चलो गोवा यूनिवर्सिटी का उदाहरण ही देखते हैं। उसमें टॉप 10 प्रोफाइल्स दिखाई दी गई है। उसमें सबसे पहले जो नाम है वो है प्रोफेसर BR श्रीनिवासन की प्रोफाइल गोवा यूनिवर्सिटी से हमें दिखती है। और फिर हम देखिए उसकी स्कॉपस और स्कॉलर आईडी से लिंक हुआ है, और सब उनके साइटेशंस कितने हैं, 22 एच इंडेक्स है, उनके क्रॉस रेफ साइटेशंस भी काफी अच्छे हैं, उस हिसाब से वो हम देख पाते हैं। और ये जो है ऑल्ट मैट्रिक्स आप देख रहे हैं बीच में, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है आजकल आ रही है हमारे सामने, वो ये है ये ऑल्ट मैट्रिक्स, जिसमें आपको फेसबुक, गूगल प्लस, एक्स का सिंबल दिखता है। तो अगर आपके रिसर्च वर्क पर कोई सोशल मीडिया पे शेयरिंग करते हैं या कुछ इंटरेक्शन हो रहा है तो वो भी फैच हो रहा है, दैट आल्सो इज फैच्ड हियर।
from social media accounts also. तो अगर सोशल मीडिया पर भी कोई बात कर रहा है हमारे रिसर्च वगैरह की, तो दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन देयर। तो ये जो है विद्वान की प्रोफाइल बनना, अप्रूव होना, और फिर उनके साथ उसी प्रोफाइल का लिंक होना आयरिन्स के साथ, फिर उनका लिंक होना ORC आईडी के साथ, क्लेरिवेट रिसर्चर आईडी के साथ, स्कॉपस की आईडी के साथ, और सब कुछ मिला के एक प्लेटफॉर्म पे, एक मैप पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है ICT का उपयोग रिसर्च करने के लिए। पहली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर स्कॉलर अपनी ये बनाकर रखे। गूगल स्कॉलर में भी सब लोग बना सकते हैं अपनी आईडी, वो आसान है बनाना वहां पर। और बाकी के जो दो है जो जैसे एक ये रिसर्च गेट वाला है, ये रिसर्च गेट, और ये एक एकेडेमिया का जो है, ये एकेडेमिया का जो है, ये दो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर रिसर्चर है। ये किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर आप खुद अपना पब्लिकेशंस अपलोड कर सकते हो। तो वो क्यों करना, वो पब्लिशर नहीं है, रिसर्च गेट और एकेडेमिया खुद पब्लिशर नहीं है। स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस वो इंडेक्स करते हैं बाकी की जर्नल्स को अपने पास। विद्वान और गूगल स्कॉलर, आयरिन्स जो है वो फेच करते हैं डेटा, जहां कहीं पर हुआ वहां से फेच करते हैं। और ये सब लोग कुछ एक कॉमन आईडी से काम करते हैं, वो है ORC आईडी, जिसके साथ सब जुड़कर काम कर रहे। ये जो है रिसर्च गेट और एकेडेमिया, दे आर सोशल मीडिया अकाउंट जहां पर हम खुद अपना पब्लिकेशंस लगाकर शेयर कर सकते हैं ना। ये क्यों करना चाहिए हमें, उसका एक कारण ये है कि बहुत बार मैंने जो पब्लिकेशन किया वो प्रिंट में है। अब प्रिंट कौन देख रहा है, प्रिंट को कौन साइट कर रहा है, वो फैच नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिजिटल टूल्स वो सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही बात कर सकते हैं। दे कैन टॉक विथ द अनदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, दे कैन नॉट टॉक विथ फिजिकल वर्ल्ड। डिजिटल की ये लिमिटेशन है कि वो जो बातें, जो कम्युनिकेशन करते हैं वो डिजिटल चीजों के साथ कर सकते हैं, वो फिजिकल के साथ नहीं कर सकते। तो हमारा फिजिकल प्रिंट जो है, हमारा फिजिकल प्रिंट जो है, उसको हम डिजिटल स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो जर्नल है वो प्रिंट ही है, वो नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन अपनी चीजें। तो मैं खुद अपना खुद का आर्टिकल की PDF बनाकर इन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूं। और मुझे ये क्यों करना है, ताकि लोग मेरा रिसर्च पढ़े, उनको साइट करे, उनको साइट करेंगे तो मेरा H इंडेक्स या G इंडेक्स या I10 इंडेक्स है वो बढ़ता रहेगा। या कुछ ना हो तो भी मैं ये मानता हूं कि मेरा रिसर्च किसी को काम लगना चाहिए, माई रिसर्च शुड बी यूजफुल टू समबडी, वो होना चाहिए। तो किस तरीके से रिसर्च यूजफुल होगा, अगर वो मैं छुपा के रखता हूं, तो मैं किसी प्रिंट की किताब में छुपा के रखता हूं, तो लोग कैसे पहुंचेंगे उस पर। गूगल स्कॉलर है या गूगल सर्च इंजन है या AI जो अब हम एक आध प्रयोग करेंगे, तो वो किस तरीके से वो प्रिंट किताब के अंदर जाएंगे और लाएंगे, वो नहीं ला पाएंगे। तो आज की दुनिया में जब हम एक ICT के माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं, उसको प्रावधान दे रहे हैं, तब सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना आवश्यक है। तो वहां पर हमें रिसर्च गेट और एकेडेमिया दोनों काफी काम लग सकते हैं। रिसर्च गेट में अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी चाहिए। आपका वो जीमेल या रेडिफ मेल या याहू से नहीं होगा, इसलिए आप इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी बनवा ले। अगर अभी तक नहीं बना है तो उसके हिसाब से फिर आप रिसर्च गेट पे बना सकते हैं, एकेडेमिया पे उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक पहला तबक्का था जिसकी हम ये बात करना चाहते थे कि कैसे हम ये देखें कि मैं भी हाँ, ये है कि हम एक डिजिटल फुटप्रिंट के लिए हमारा जो सर्वे था उसके आउटकम के हिसाब से हम ये क्यों करें और ये क्यों आवश्यक है। सबके पास क्यों कुछ प्रकार की डिजिटल प्रोफाइल होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि हमारा जो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, आयरिन्स का जो प्रोजेक्ट है इनफ्लिबनेट के द्वारा, वो भी सफलतापूर्वक काम कर सके और हमें एक काफी अच्छी छवि, एक इमेज जो डिजिटल स्वरूप में भारत की बन रही है डिजिटल रिसर्च आउटकम के बारे में, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन
दे सके। तो ये सब एक हमारा एक गोल है। जैसे हम पर्सनल रिसर्च बिल्डिंग से नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की ओर की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है और इस हिसाब से हम उसको देख पाते हैं। दूसरा जो बात हमें देखनी है जल्दी से, वो एआई टूल के इस्तेमाल करें उससे पहले कि एआई टूल की विश्वसनीयता कैसे प्रस्थापित करें। एआई का उपयोग वर्ज्य है, वैलिड है या इनवैलिड है, किस तरीके से एआई का उपयोग वैलिड है या इनवैलिड। आज का सबसे बड़ा प्रश्न आज की दुनिया में रिसर्च में है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक इन्फोग्राफिक जो मैंने बनाया है वो भी एक समरी के तौर पे बताना चाहते हैं कि क्या थेफ्ट ऑफ ऑथरशिप हो रही है या एक नई टैक्स जनरेट हो रही है, क्या उसमें इंटेंशनल एकेडमिक डिसऑनेस्टी दिखाई दे रही है या उसमें ऐसी कोई डिसऑनेस्टी है वगैरह है, या उसका जो एथिकल यूज जो जरूरी है वो उसमें हम कर पा रहे हैं। और डिटेक्टेबल, ट्रेसेबल से लेकर सिंथेसाइज्ड और नॉन ट्रेसेबल जो लीगल फ्रेमवर्क है प्लेजियरिज्म की और एआई की। जैसे प्लेजियरिज्म जो है वो थेफ्ट माना जाता है, लेकिन एआई सिर्फ एक टूल है। एआई एक टूल है उसको। तो जब मैं किसी ऑथर का कंटेंट लेकर मेरे नाम से पब्लिश कर दूं उसको एक्नॉलेजमेंट दिए बगैर, तो वो चोरी बन जाती है। तो प्लेजरिज्म थेफ्ट है। एआई फक्त एक टूल है जो सिंथेसाइज करके हमें कंटेंट बना कर देता है, जनरेट करता है। उनका वैसे कोई ऑथर नहीं है, उनके अलग तरीके के एथिकल कंसर्न है। जैसे एआई खुद एक बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, एआई खुद एक बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, तो वो उनके बहुत सारे लीगल केसेस भी चल रहे हैं। और जब समय आगे बढ़ेगा और हमारी लीगल फ्रेमवर्क थोड़ी मजबूत होगी, तब हमें ये हम डिफाइन कर पाएंगे कि एआई की जो थेफ्ट है, जो चोरी है, वो वैलिड है या इनवैलिड है। बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। मैंने डेटा में देखा तो करीबन 15-16 टीचर्स इंग्लिश के साथ थे। आप सब लोग ने ड्राइडन का जो ऐसे था ऑफ ड्रामेटिक पोइजी वो पढ़ा होगा या सुना भी होगा उसके बारे में। उसमें वो मजाक मजाक में कहते हैं, वो थोड़ा लाइटर टोन में वो बेन जॉनसन के बारे में कहते कि बेन जॉनसन ने इतना क्लासिकल लैटिन से उठा लिया जैसे कोई महाराजा कोई गांव लूट लेता है। वो प्लंडरिंग, जैसे महाराजा प्लंडरिंग करते उस तरीके से उसने लूट फाट मचाकर सब कुछ ले लिया। अगर छोटा इंसान वो करता तो हम उसको चोर कहते, छोटा इंसान अगर ऐसा करता तो हम उसको चोर कहते। लेकिन कोई महाराजा जब कुछ ऐसा करते हैं तो फिर हम उसको चोरी नहीं कहते, उसको फिर वो चोरी नहीं रहती। तो एआई की जो लूटफाट है वो ऐसी महाराजा जैसी है, ऐसे बेन जॉनसन जैसी लूटफाट है, जिसके लिए हमें अभी टर्म डिफाइन करनी होगी। तो उस मुद्दे की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द वैलिड फ्रेमवर्क ऑफ एआई, थेफ्ट और टूल की बात क्या है। अगर हम सिंपल तौर पे देखें कि अगर इंसानों को कंसल्ट करना वैलिड है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका स्कॉलर रिसर्च कर रहे हो, आप कहते हैं कि जाओ उसका इंटरव्यू लो, उनको मिलो, उनको पूछो, तो वो वैलिड है। वो सिस्टम सर्वे करना, हम लोगों को पूछते हैं आप क्या मानते हैं इसके बारे में, तो सर्वे इज अ वैलिड रिसर्च टूल। तो जब अगर ह्यूमन कंसल्टेंसी वैलिड है तो मशीन कंसल्टेंसी क्यों वैलिड ना हो। ये एक मशीन कंसल्टेंसी है जहां पर हमें एआई आइडिया जनरेट करने में मदद देते हैं। हम कुछ आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो इंसानों से मिलकर हम आइडिया जनरेट करें तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मशीन के साथ कंसल्टेंसी करने में क्या बुराई हो सकती है इस पैमाने के, और हम देखते हैं। मैं आप सबको एक एक्टिविटी देना चाहता हूं, एक प्रॉम्प्ट हम देखते हैं। ओके, ये प्रॉम्प्ट है। अभी मैं इसको कॉपी करके इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं कमेंट में दे दूं या पार्थ सर को भेज दूं। पार्थ सर को मैं भेज देता हूं व्हाट्सएप में।
तो आप सबके साथ वो ये प्रॉम्प्ट शेयर कर लीजिए सब पार्टिसिपेंट के साथ, और सब पार्टिसिपेंट्स प्लीज यूज दिस इन चैट जीपीटी। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल आप चैट जीपीटी में कीजिए, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या इसमें आता है। ये इस रिस्पॉन्स तो I would request somebody to use this prompt or and share the screen कि आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है आपके जवाब में। मैं अभी अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूं कि शेयरिंग अपना जो है। ओके, सो 1 or 2 प्रेजेंटर्स हम देखें कि वो got hanged or what? My screen is visible. No, sir. Okay. Okay, I have stopped sharing. Are you able to listen me? Yes, sir, we can listen to you, Okay. but we can't see your screen. Okay. 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 Fine. So, can anybody share the screen with the response of the prompt? Prompt you might have received in the WhatsApp. No, sir, they are receiving now because Parth sir is Okay. No sending. problem. Okay. Fine. Okay. Okay. Please get it and do this small activity and let us see that. Okay, what is the outcome? Okay, any 1 or 2 examples? One also will be fine. Anybody can just give to ChatGPT and get a response of what we are getting here. The prompt में जो हम पूछना चाहते हैं वो यही है कि एल्सेवियर, टेलर एंड फ्रांसिस, यूनाइटेड नेशंस या यूनेस्को की एआई के उपयोग के बारे में गाइडलाइंस क्या है। आप हमें ऑथेंटिक सोर्स से बताइए कि जो गाइडलाइंस है आजकल प्रीमियर पब्लिशर्स, यूनाइटेड नेशंस, वो क्या मानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। उन्हीं के हिसाब से हम आगे सोचे कि एआई का यूसेज कहां तक वैलिड हो सकता है। Okay, waiting for okay, we are getting it. Okay, fine. Yes, okay. That is Dr. Pooja Mehta is sharing the screen. Okay, and we are getting the response. Okay, can you show the first beginning part? Yeah, beginning part. Okay, this was our prompt. Okay, fine. Yeah, okay, and this is the response we are getting. Okay. Okay. Okay, so Elsevier का जो है वो में हम देखते हैं कि Elsevier permits responsible use of generative AI tool to assist authors particularly for language refinement and research organization. इसका मतलब कि Elsevier हमें allow करता है कि आप भाषा शुद्धि के लिए लैंग्वेज रिफाइनमेंट, रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसके लिए वो जरूरी है। ह्यूमन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी आर रिक्वायर्ड, सो ह्यूमन शुड बी केयरफुल इन यूजिंग इट। एआई कैन नॉट बी लिस्टेड एज ऑथर्स, वो को ऑथर नहीं बन सकते हैं। एआई मस्ट यूज ऑफ एआई मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, कैसे आपने इस्तेमाल किया है वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। चलो एक ये बात मिली, लेकिन अब हम जानते हैं कि जनरेटिव एआई गलत जवाब भी दे सकता है। जनरेटिव एआई गलत जवाब भी दे सकते हैं, इसलिए हमें सोर्स के साथ वेरीफाई करना है। तो कैन यू प्लीज क्लिक ऑफिशियल लिंक? या yes, that also you can open, yeah, and share that page. That page also you need to share. Okay. Yes. Okay. So accept additional cookies so we can see the page properly. Okay. Okay. So we can verify here. So हमने prompt ऐसे बनाया था कि हमें authentic source की link भी चाहिए, क्योंकि हम जनरेटिव एआई को पर रिलाई नहीं करते, हम मानते हैं कि वो गलत हो सकता है, इसलिए we wanted a better source
also, and it has given a correct source. Okay, let us come back to our result. उस पेज पे आप आ जाइए. हाँ, ओके, स्क्रॉल अप कीजिए एल्सीवियर से बाहर निकल के. ओके, थर्ड ऑप्शन है टेलर एंड फ्रांसिस का. फिर फोर्थ यूनेस्को ओपन करके देख लेते हैं, यूनेस्को की गाइडलाइंस. या ओपन द गाइडलाइंस. या वैसे हम देखते हैं कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च. बाकी सब में वो अलाउ तो करते ही है. कैसे उपयोग करना उसकी गाइडलाइंस भी दी गई है. ये 14 अप्रैल 25 को अपडेट किया गया था. तो दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू वेरीफाई. पर हम सभी जगह पर देखेंगे कि एआई का उपयोग अलाउड है, ऐसा नहीं कि नहीं अलाउड है, पर जहां पर भी जैसे भी आप करते हैं उसका इस्तेमाल वो हमें लिखकर बता देना चाहिए कि ये हमने एआई का इस्तेमाल इस तरीके से यहाँ पर किया है. जो वैलिड है वो करना है, जो इनवैलिड है वो नहीं करना. जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के आधार पे अगर हम कुछ इन्फरेंसेस निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, तो एआई का ग्राफिक नहीं चलेगा. अगर हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफिक के माध्यम से तो चलेगा. हमने रिसर्च कर लिया है, ह्यूमन रिसर्च, और उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन ग्राफिकली करना है, देन इट विल बी अलाउड. बट इफ यू आर ड्रॉइंग सम कंक्लूजन देन इट विल नॉट बी अलाउड. सो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस दी गई है जिसका इस्तेमाल हम इस माध्यम से, ऐसे सोर्स के माध्यम से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. थैंक यू डॉक्टर पूजा फॉर योर हेल्प हियर. ओके, सो ये हमारा दूसरा पहलू था जो हम देखना चाहते. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. तो हम जो देखना चाहते थे, पहले हमने ये देख लिया कि डिजिटल फुटप्रिंट के लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से. फिर हमने दूसरा ये देखा कि प्लेजियरिज्म वर्सेस एआई, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, और जो वैलिड तरीका है इसके इस्तेमाल का, उसके बारे में भी हमने ये देख लिया. अब तीसरी बात जो आ रही है वो है रिसर्चर्स एसेंशियल टूल किट की बात है. इस स्लाइड पे जो इंफोग्राफिक हमने नोटबुक एलएम के माध्यम से बनाया है, वहां पर हमें बहुत सारे टूल्स की यादें दिखाई दे रही है. जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस में गूगल स्कॉलर, स्कॉपस, ओपन एलेक्स, सिमेंटिक स्कॉलर है. उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसमें एनवीवो, एटलास, मैक्स क्यूडी एच है. और डेटा कलेक्शन के इसमें सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म्स, जॉट फॉर्म है. इस तरफ राइटिंग एंड पब्लिकेशन में देखे तो MS वर्ड से लेकर लेटेक, जोटेरो, मेंडली, AI पावर्ड रिव्यू, एलिसिट, चैटजीपीटी, पेपरपाल, स्कॉलरली, और प्लेजरिज्म प्रिवेंशन में ड्रिलबिट जो आजकल इस्तेमाल होता है यूजीसी के अंतर्गत, टर्निटिन जो कि काफी पॉपुलर है, ग्रामरली जो लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं, इसके उदाहरण. तो इसमें पूरा हम देखें कि रिसर्च एनालिसिस के लिए हमें टूल्स चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में चाहिए, डेटा कलेक्शन में चाहिए, राइटिंग एंड पब्लिकेशन में, रिव्यू करने के लिए, और प्लेजरिज्म. ये एक मेजर एरियाज है जो जिस जगह पर हम है वहां से हमें उसका इस्तेमाल करते हैं. एज ए रिसर्च सुपरवाइजर तो मुझे सभी टूल के बारे में ज्ञान चाहिए, ताकि मैं अपने स्कॉलर्स को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकूं कि आप जब जर्नी शुरू करते हो तो कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे, और आगे जब धीरे धीरे बढ़ोगे तब कैसे आप आईसीटी या एआई टूल्स के इस्तेमाल करते करते आप अपने आप चीजें लिखोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और कंक्लूजन करोगे. हम जर्नी शुरू करेंगे आईसीटी टूल के साथ, लेकिन जब खत्म करेंगे तब अपने आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे या अपना कुछ लिखेंगे. ये एक रोड मैप रहता है जो रिसर्च स्कॉलर बता. लेकिन अगले तबक्के में हर जगह पर कोई ना कोई टूल उनको काम लग सकता है, जिसकी यादें हमने यहाँ पर दी है. बाकी के टूल देखे उससे पहले आजकल जिसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही है वो है नोटबुक एलएम के टूल की बात आजकल लोग बहुत करते हैं. तो ये नोटबुक एलएम का जो टूल है उसके बारे में हम क्या और कैसे देख सकते हैं.
ये इसका एक प्रयोग हम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी जुड़े उसमें हमारे साथ। तो जो प्रॉम्प्ट वगैरह हमने बनाए हैं यहाँ पर, वो मैं शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। मुझे भी नहीं पता क्या निकल के आएगा, आप काम करेंगे, हम देखेंगे। तो कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। कुछ प्रॉम्प्ट्स मैं दूंगा, आप स्टेप्स फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप पैरेलल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप खोल के रखिए notebooklm.com और हम प्रॉम्प्ट की ओर जाकर देखते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, जैसे मैं भी डेमो करता ही जाता हूँ, साथ साथ हम काम करते जाते हैं, देखते हैं या ओके। मैं तो पहला है notebooklm google.com। हाँ, ये वेबसाइट है, ये हमें खोलनी है कि notebooklm.google.com के मिल जाएगा सबको। वैसे तो फिर भी चैट में मैं लगा देता हूं इसको ताकि ओके, एक हमें चैट में, सो डू दे एक्सेप्ट पेपर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो, रमा दिनकर मुरकुंडे ने ये प्रश्न दिखाया है यहाँ पर इसके बारे में। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि रीजनल लैंग्वेज में डायरेक्टली तो दे वॉन्ट एक्सेप्ट। जस्ट अ मिनट, लेट, हाँ ओके। तो एक जो प्रश्न, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डॉक्टर रमा ने पूछा है कि लैंग्वेज है कि जो बात है या ये जो जर्नल से पहली बात कि रीजनल जर्नल्स के जर्नल, जो लैंग्वेज के जर्नल्स है, उसको हम उसमें इंडेक्स करवा सकते हैं। ये कोशिश कर सकते हैं कि वो भी उसमें इंडेक्स हो। एक आध दो शर्त उसमें हो सकती है कि इंग्लिश में भी कुछ चाहिए ताकि जो जर्नल्स के एब्स्ट्रैक्शन है वो इंग्लिश में हो तो उनकी रीच ज्यादा बढ़ती है। जो भी जर्नल चलाते हैं उसके लिए क्या महत्व का है कि उनकी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ता रहे, ये उनका भी स्वार्थ है। तो उसके लिए उनको भी ऐसी लैंग्वेज में चाहिए काम जो पूरी दुनिया में चलता है। पूरी दुनिया के लोग जिस लैंग्वेज में काम करते हैं, सर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल टू जर्नल ऑल्सो, उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ेगा, तो वो चाहेंगे। तो आज क्योंकि अब एआई टूल आ चुके हैं जो आपको किसी भी भाषा में भाषांतरित कर सकते हैं। आप काम कीजिए गुजराती, मराठी, तेलुगु या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, पर आप आसानी से एक अच्छा सा उसका सैंपल अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। तो ये करना चाहिए सब रिसर्च स्कॉलर को कि आप जब पब्लिकेशन करवाने जाए तो ट्रांसलेट करवा दीजिए इंग्लिश में। अगर कोई जर्नल ऐसी है जो हाई क्वालिटी की है और आपको उसमें पब्लिश करना है लेकिन वो गुजराती या हिंदी या मराठी में नहीं कर रहे, तो आप एआई के माध्यम से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए और उनको भेजिए कि भाई मैंने ओरिजिनली काम गुजराती में किया है, तेलुगु में किया है, मराठी में किया है, तमिल में किया है, लेकिन ये मैंने एआई के माध्यम से ट्रांसलेट किया है और फिर मैं उसको आपके सामने भेज रहा हूं। तो ये एक वैलिड तरीका भी रहेगा। हाँ, यस डॉक्टर रमा, यू वांट टू से एनीथिंग? Yes, sir. हाँ, यस। I've seen that many they accept papers in English. So I am trying to write in English, but my problem is when I'm citing certain sentences from the text, और वो टेक्स्ट में जो सेंटेंसेस वाक्य हैं वो रीजनल लैंग्वेज, मैं कोंकणी पढ़ाती हूँ, वो कोंकणी में है, तो वो मैं कैसे दे दूँ क्योंकि वो तो देवनागरी कोंकणी में है। तो क्या मैं इसका रोमन कोंकणी में लिखकर ब्रैकेट में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे के पेपर भेज सकती हूँ क्या? कि ये मेरा हमेशा से प्रश्न रहा है। हाँ, यस यस। लॉट ऑफ बहुत सारी चीजें एडिटोरियल प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो आपने रास्ता निकाला वो काफी अच्छा रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि कोई एडिटर्स इससे मना करेगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको आप रोमन लिपि में कर दीजिए या उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। बहुत बार लोग ट्रांसलेशन करके भी पब्लिश करते हैं उसी चीज को, और वो दोनों भाषा में रखते हैं। जो कोंकणी लैंग्वेज है उसमें भी रहेगा और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा और उसकी एक रोमन लिपि में भी
उसको तीनों तरीके से भी आप लग सकते हैं। एडिटोरियल प्रैक्टिस उसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये सजेशन उस पब्लिशर को दे सकते हैं। मुझे लगता है वो उनको स्वीकार करेंगे इस बात को। तो क्योंकि आज अब जनरेटिव एआई है, तो रिव्यू करने के लिए किसी भी चीज जो अंग्रेजी में अवेलेबल है वहां से किसी भी भाषा में पढ़ना मुश्किल नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं। और पब्लिकेशन के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें अपने आप को किसी एक भाषा में सीमित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। पिछले 3 साल में 22 में जब ये आया, नवंबर 22 में, तब से जाके इसे 3 साल की जर्नी में एआई बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है, और उनका ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन से बहुत बेहतर है, और काफी अच्छी तरीके से हमें एटलीस्ट रिसर्च में तो काम कर सकता है। अगर हम क्रिएटिव राइटिंग करें तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जहां तक रिसर्च का काम है तो उसमें तो वो काफी अच्छी तरीके से हमें मदद कर सकता है। चलो, लेट अस नाउ सी द एग्जांपल दैट वी वर ट्राइंग टू सी हियर। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन में प्रॉम्प्ट हम देखते जा रहे हैं। नोटबुक एलएम की हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर इसमें क्रिएट न्यू करके, जो आप साथ में काम कर रहे हैं तो आप भी करते जाइए, क्रिएट न्यू करके हमने किया है। और फिर वहां एक फास्ट रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है, फास्ट रिसर्च, उसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, डीप रिसर्च का भी ऑप्शन उसके साथ आ रहा है, फास्ट रिसर्च और डीप रिसर्च। तो ये डीप रिसर्च में सिलेक्ट कर रहा हूं अभी। मैं क्या कर रहा हूं अभी, डीप रिसर्च में सिलेक्ट कर रहा हूं, और मैं देना चाहता हूं एक टॉपिक, व्हाट वुड यू लाइक टू रिसर्च, उसमें एक टॉपिक मैं देना चाहता हूं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पे बात करें। मैं वो देता हूं, आप अपने हिसाब से आपका टॉपिक दीजिए, आपकी पसंदगी का जो टॉपिक है आप वो उसमें दे सकते हैं। मैं ये टॉपिक दे रहा हूं यहाँ पर, और डीप रिसर्च मैंने सिलेक्ट किया है, और मैं एंटर कर रहा हूं यहाँ पर। वो मैंने देकर अपने एंटर किया है, आपने भी किया होगा। आई थिंक 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। हम आखिर में हम देखेंगे कि एंड रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वो हम देखेंगे। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा काम लगेगा, तो इट इज वर्किंग। अभी वो प्लानिंग कर रहा है। फील फ्री टू लीव, अभी आप उसको दे रहे। तो स्टेप 1 of 5 कंप्लीट हुआ है अभी, क्योंकि डीप रिसर्च दिया है तो इट विल टेक सम टाइम। अगर फास्ट रिसर्च दिया होता तो जल्दी से भी कर सकता था। तो चलो, सेकंड स्टेप इज ओवर इन दिस प्रोसेस। रिसर्चिंग वेबसाइट्स, वो रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें एक बेहतरीन रिजल्ट इस एरिया में दे सके, बेहतरीन रिजल्ट ढूंढकर हमें दे सके। जैसे हमने पहले कहा था कि ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो हमारा जितना भी कंटेंट डिजिटली अवेलेबल होगा, वो जब भी कोई और भी जब संशोधन करेगा तो उनको दिखाई देगा, और हमारे संशोधन के ऊपर वो काम कर पाएंगे। इसलिए डिजिटल प्रेजेंस काफी अनिवार्य होती जा रही है, जहां पर हमें रिसर्च गेट या एकेडेमिया, गूगल स्कॉलर, वो सब काम लग सकते हैं। तो अभी वो रिसर्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको वो काम कर रहे तब तक थोड़े और प्रॉम्प्ट आपको दिखा देता हूं, ताकि आप उसको सेव करके रखें। अगर आपके वहां सिस्टम में फास्ट काम हो रहा है तो आप अगला प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो आप दे सकते हैं। इसलिए मैं लेट मी शेयर द फ्यू मोर प्रॉम्प्ट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे तब तक कि यहाँ पर काम हो जाए है तब तक। तो जैसे हमने टॉपिक दे दिया स्टेप 3 पे, स्टेप 3 हमारा था प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर द यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ये हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर था। और अब जो आ रहा है वो है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें प्रॉम्प्ट 5 प्रॉम्प्ट हमने बनाए हैं, 5 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। क्या मैं ये प्रॉम्प्ट आपको व्हाट्सएप में भेज दूं, 5 प्रॉम्प्ट, ताकि एक के बाद एक आपको काम करना है। पहला प्रॉम्प्ट ये है, जो रिजल्ट पहले आएगा इसमें आप इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे। फर्स्ट प्रॉम्प्ट होगा, जब पहला रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम ये पहला प्रॉम्प्ट डालेंगे, जहां पर हम कहते हैं क्रिएट अ टेबल शोइंग ईच सोर्स
with its publication date, author credentials, and whether it's primary source, secondary analysis और opinion piece. ये प्रॉम्प्ट डालते, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम एक अलग अलग तरीके से एक टेबल के माध्यम में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि हम ये रिव्यू कर सके उसका। ये काम हो जाए, ये जब काम हो जाए दूसरा प्रॉम्प्ट का, उसके बाद का प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट नंबर 2 हम उसको देंगे। इस प्रॉम्प्ट में मैं पहले शेयर कर लेता हूं आपके साथ, या आई एम शेयरिंग द सेकंड प्रॉम्प्ट। और इस प्रॉम्प्ट में हम क्या देखेंगे कि which of these sources are most frequently cited or referenced by other sources in this notebook। तो जितना भी सोर्स दिया है उसमें कुछ क्रॉस साइटेशन वगैरह है या नहीं है, किस तरीके से उसको साइट किया है वो मुझे यादी चाहिए, तो वो मैं देखना चाहता हूं। जो चीज ज्यादा साइट हुई होगी उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ये एक पैरामीटर है कि द थिंग विच इज मोर साइटेड मस्ट हैव अ बेटर वैल्यू एज कंपेयर टू द अनदर वन, इसलिए ये उसका प्रॉम्प्ट है। और प्रॉम्प्ट नंबर 3 भी मैंने साथ में दे दिया है। प्रॉम्प्ट 3 है समराइज द प्राइमरी पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉप 5 मोस्ट सब्सटेंशियल सोर्सेस। हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट इसमें रहेगा, समराइज द प्राइमरी पर्सपेक्टिव। वो क्या था उसमें, टॉप 5 सब्सटेंशियल सोर्स है वो बताइए। फिर हमारा 4th प्रॉम्प्ट जो रहेगा वो मैं आपको भेज रहा हूं। 4th प्रॉम्प्ट हमारा ये रहेगा कि आप हमें आइडेंटिफाई रिसर्च गैप फॉर फर्दर रिसर्च इन एरिया। इस एरिया में मैं अभी रिसर्च करना चाहता हूं तो मुझे रिसर्च गैप बताइए। और फिर आखिर का मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा ड्राफ्ट अ लिटरेचर रिव्यू, ड्राफ्ट लिटरेचर रिव्यू एंडिंग विथ hypothesis and research questions pertaining to the research gap। तो रिसर्च गैप के लिए जो हाइपोथेसिस चाहिए उनके लिए मुझे एक ड्राफ्ट करके बताइए लिटरेचर रिव्यू। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर किसी के पास रिजल्ट आ जाए तो देखो, मुझे अभी जो मैंने काम दिया था उसमें 48 रिसोर्सेज आए हैं, तो आई एम इम्पोर्टिंग, मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूं अपने सोर्स के तरीके से अपने नोटबुक के अंदर। आई हैव सर्च, आई एम सर्चिंग फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक। डीप रिसर्च किया हमने, उनके सोर्स को ढूंढ के इंटरनेट से हमें एक यादी मिली है 48 रिसोर्सेज की अभी यहाँ पर। इसमें से कुछ जर्नल्स ऐसे जो ओपन एक्सेस नहीं होंगे, इसलिए वो इस रेड कलर में दिखाई दे रहे, ये मैं निकाल सकता हूं। ये जो है वो फेल्ड हुए हैं ये सोर्सेस, तो रिमूव ऑल फेल्ड सोर्सेस वो मैंने निकाल दिए। जो अब जो सोर्स ओपन एक्सेस में थे वो आ गए हैं यहाँ पर। दिस आई थिंक मैं इसको नाम दे सकता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं प्रैक्टिकल, जिसमें अपना टॉपिक कॉपी कर लेता हूं, प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर द यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। वही मैं दे देता हूं यहाँ पर टॉपिक, आप भी अपना टॉपिक दे दीजिए उसको ताकि वो याद रहे उस हिसाब से। कि तो ये एक तैयार हुआ और एक के बाद एक हम अपने प्रॉम्प्ट देते जा रहे हैं। चलो पहला प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था वो था क्रिएट ये यादी का, अभी मैं व्हाट्सएप से ही कॉपी करके यहाँ दे रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट टाइपिंग में मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है 42 सोर्सेज के बारे में। क्रिएट अ टेबल शोइंग ईच सोर्स विथ इट्स पब्लिकेशन डेट, ऑथर क्रेडेंशियल्स एंड वेदर इट्स प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी क्या है वो बताकर हमें दिखाइए। ओके, तो लेट अस डू द वर्क। वो जब तक काम करे तब तक दूसरा प्रॉम्प्ट में तैयार रखता हूं, विच ऑफ दिस ओके सोर्स फ्रीक्वेंटली साइटेड कितना है वो उसका प्रॉम्प्ट में तैयार रखता हूं जब तक कि वो काम पूरा कर ले। आप भी काम करते होंगे आपके एंड पे, जब हम पूरा करेंगे तब हम एक या दो एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कैसे टेबल बना दिया है, सोर्स एनालिसिस और क्लासिफिकेशन कर दिया है, सोर्स टाइटल है, पब्लिकेशन डेट है, ऑथर क्रेडेंशियल्स है,
वो सेकेंडरी एनालिसिस है क्या है वो भी बता दिया है, सेकेंडरी एनालिसिस वगैरह है। तो ये इस तरीके से हमें ये मिला है। तो उसका पूरा टेब्यूलर फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। मैं उसको सेव टू नोट कर देता हूं ताकि फ्यूचर रेफरेंस उसका कर सकूं। तो वो यहाँ स्टूडियो में नीचे वो आ जाएगा मेरा। ओके, मेरा दूसरा प्रॉम्प्ट अब उसको देखने के बाद है विच ऑफ दिस सोर्सेज आर फ्रिक्वेंटली साइटेड, वो प्रॉम्प्ट में दे रहा हूं। हम अभी जल्दी कर रहे हैं। जब हम अगर वर्कशॉप मोड में करते हो तो हम ह्यूमन एजेंसी का रोल भी उसमें देखते जा रहे हैं। एज ए ह्यूमन मैं इस डेटा को कैसे पढ़ता हूं, उसको कैसे वेरीफाई करता हूं, वो भी है, क्योंकि ह्यूमन एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग रिसर्च। तो जैसे 10 बेस्ट क्वालिटी के डेटा एनालिस्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ ये क्या है, फिर उसकी लिंक है, वहां जाकर उसको क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि ये किसकी ब्लॉग है, क्या है, कौन सी चीज दी गई है, क्या आया है मेरे पास। दैट आई कीप ऑन वेरीफाइंग दिस ऑल्सो। ये रूप रेड्डी का एक राइटअप मेरे सामने आया है, ये समर्पित नाम की वेबसाइट से आया है। तो ये उसके लिंक दिए हैं ताकि मैं उसको ऑथेंटिक कर उसको देख सकूं कि ये क्या है, और उसकी लिंक पर जाकर भी उसको वेरीफाई कर सकूं। जैसे जैसे एक ये हमने किया था क्वेश्चन प्रो की लिंक, वहां से मटेरियल लिया गया था, दैट आई हैव सीन हियर। ओके, तो हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट था कि विच ऑफ दिस सोर्सेज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड और रेफरेंस बाय अदर सोर्सेज इन द नोटबुक। तो इसमें द फेयर प्रिंसिपल जो है वो सोर्स 17 है, वो क्रॉस है सोर्स 18, सोर्स 25, 30 वगैरह में साइट हुआ है। मैक्स क्यूडीए का है, एपीफाई का है, दैट इज आल्सो डन इन डिफरेंट वेज। ओके, मेरा तीसरा प्रॉम्प्ट था कि समराइज primary perspectives of the top 5 most cited works। उसकी सोर्स हम देते हैं और समरी देख लेते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। बाद में हम जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च गैप की ओर, एक आइडिया जनरेशन के लिए। जैसे कुछ एरिया पे मुझे काम करना है और मैं पहले एक प्राइमरी आईसीटी टूल का इस्तेमाल करके ये देखना चाहता हूं कि इसमें गैप क्या है, हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, कितना काम हुआ है। तो वहां पर मेरी आईसीटी स्केल या यूज ऑफ एआई मुझे कैसे मदद कर सकते हैं। Okay, based on the depth of analysis, breadth of coverage, and frequency of cross-referencing within the provided materials, the following 5 documents represent the most substantial sources. ICT augmented research life cycle है एक, वो कौन सी बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ 5 हमें ऐसे मिले हैं। ओके, चलो मैं उसको एज ए ह्यूमन स्टडी कर लूंगा, बाद में मैं जाऊंगा एक अलग प्रॉम्प्ट के लिए। और यहाँ पर आई विल फाइंड माय फोर्थ प्रॉम्प्ट। My fourth prompt is about identify research gap for further research in this area. Identify research gap for further research in this area. और फिर हमारा आखिरी का prompt होगा। I hope you also are working simultaneously with me. और कुछ comment में देख लूं मैं। Okay. Can you share PPT after? Okay, I will share a PPT also. I think Nilesh Thakkar has shared it in WhatsApp group. I will share, but not in WhatsApp group. Yeah, the engineer Nilesh Thakkar ने पूछा। I will share through ResearchGate ताकि हम उसका भी मुहावरा ले। हाँ, क्योंकि हम रिसर्च प्रोफाइल बनाते हैं, आपने कुछ मटेरियल बनाया है और उस मटेरियल को अगर आप शेयर करना चाहते तो भी आप उस ऐसे माध्यम से करें ताकि कितने लोगों ने आपका पढ़ा, किसको काम लगा, वो आप देख सके। तो मैं रिसर्च गेट की लिंक के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से भेजूंगा ताकि मैं उनको भी कहीं पर एनकैश कर पाऊं कि चलो इतने लोगों को ने देखा। आप साइट करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ठीक है, भला है, लेकिन एनालिटिक्स मेरे पास रहेगा कि चलो मेरा काम इतने लोगों को काम आ रहा है। कभी कोई मुझे पूछेगा कि आपने जो काम किया है अब तक, जो अब नौकरी की आपने, वो किसी को काम लगी या नहीं, तो मैं कहीं पर एनालिटिक्स बता पाऊंगा कि देखो रिसर्च गेट में, गूगल स्कॉलर में, इसमें भले मेरा साइटेशन बहुत कम हो लेकिन फिर भी लोगों ने पढ़ा है, कहीं पर ये काम लगा, ये हम कहीं को किसी को बता पाए। तो आई विल शेयर दिस वर्क विथ यू ऑल्सो
and some additional links also I will share. Okay, तो हमने कहा research gap based on the comprehensive analysis. While the current literature and market reports focus heavily on the adoption and efficiency of digital tools, there are significant voids regarding long-term methodology, standardization and cognitive consequences of automation. ये point बहुत अच्छा लगा, cognitive consequences of automation. ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लग रहा। आजकल MIT के एक रिसर्च की बात बहुत हो रही है, MIT के रिसर्च की जो बात हो रही है वहां पर ये है, योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी, योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। आई रिकमेंड एवरीबडी टू फाइंड दिस रिसर्च फ्रॉम MIT लैब, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मीडिया लैब से। लोकल न्यूज़पेपर में भी ये बात आ चुकी है, तो आपने सुना ही होगा कहीं पर कि इस प्रयोग के अंदर ये बताया गया कि जो लोग चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई इस्तेमाल करते हैं उसके ब्रेन सेल्स में जो फंक्शन होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, हमें लॉन्ग टर्म हमारे ब्रेन डैमेज या ब्रेन रॉट की ओर शायद हम जा सकते हैं। ये अभी ये अंडर रिव्यू है ये रिसर्च, सिर्फ 50 लोगों पे काम किया गया है, ओनली 50 पीपल, पर फिर भी है ये काफी काम का रिसर्च है जो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर एक गैप है जिस पर काम होना चाहिए। सो प्राइमरी रिसर्च गैप्स, द इनोवेशन पैराडॉक्स, द लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ एजेंटिक एआई। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगी 10-20 साल के बाद, जितनी आसानी से हम काम कर लेते हैं क्या उस हिसाब से हमारे दिमाग को कसरत बहुत कम मिलेगी, उसकी वर्जिश नहीं होगी, उसको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, तो क्या वो धीरे धीरे अपने आप को उतनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसे उसने किया है अब तक। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल्स फॉर प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिथम की बात है। स्टैंडर्डाइजेशन, कॉन्टेक्सचुअल ब्लाइंडनेस इन क्वालिटेटिव एंड इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस, जो NVO, MaxQDA जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं उसमें कॉन्टेक्सचुअल ब्लाइंडनेस कैसे आ सकती है, उस पर डायनेमिक एनोनिमाइजेशन ऑफ मल्टी मॉडल डेटा, ऑडियो वीडियो डेटा की उस पर का रिसर्च, या ह्यूमन इन द लूप थ्रेशोल्ड कॉन्सेंसस। मल्टीपल सोर्सेज एडवोकेट अ ह्यूमन इन द लूप HITL अप्रोच टू मिटिगेट रिस्क। तो ये थ्रेशोल्ड, ह्यूमन इस लूप में कहां पर रहे, व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग in this use of AI, or what way we will see. Again, a very interesting research topic is found here. तो हमारा आखिरी वाला prompt था कि draft a literature review and some hypotheses and other things. चलो देखते हैं, हमें कुछ 2-3 अच्छे आइडियाज तो मिले हैं अभी इस एरिया पे काम करने के लिए। खास करके मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे वो एक कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंस का है और ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन एजेंसी का रोल क्या रहेगा। ये दो टॉपिक मुझे पर्सनली भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे, जिस पर काम होना चाहिए आजकल के। तो हमने ये पूछा कि अब हमें लिटरेचर रिव्यू ड्राफ्ट करके दो ताकि उसमें हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन भी आ जाए। तो लिटरेचर रिव्यू हमें मिल गया, इंट्रोडक्शन है उसका। राइज ऑफ एजेंटिक एआई की बात की गई है, नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन इन द लूप फ्रेमवर्क की बात है, इंडस्ट्री 5.0 की बात है, डेटा गवर्नेंस इन द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, फेयर प्रिंसिपल की बात है, साइट स्मार्ट साइटेशंस वगैरह की बात है। और फिर हमें मिलते हैं हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रिसर्च गैप्स रिगार्डिंग द इनोवेशन पैराडॉक्स एंड द आइडेंटिफाइड सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स, हम देखते हैं कि research question number 1, does the use of agentic AI for hypothesis generation and data cleaning significantly reduce the frequency of serendipitous scientific discoveries compared to manual methods? Okay, तो फिर hypothesis 1 है उसका, 2 है और 3 हमें hypothesis उनके साथ question के साथ हमें मिल रही है। ठीक, प्रिसीजन एंड रिकॉल फॉर ट्रांसलेट, ड्यूअल ह्यूमन रिव्यू की बात हो रही है। नंबर 2 में AI ह्यूमन हाइब्रिड रिव्यू on AI screening tool must achieve a precision rate exceeding 85% match human benchmark
combined with a recall rate of more than 98% to safely replace a second human reviewer without compromising the integrity of the systematic review as defined by Prisma standard. तो ये हमारा hypothesis कि first reviewer के पास 85% error free काम होना चाहिए, दूसरे रिव्यूअर के पास होने के लिए 98%, तब जाकर हम AI कंटेंट को रिलायबल मान सकते हैं। ये एक प्रिज्मा स्टैंडर्ड के हिसाब से AI बनाया गया है और हम अब उस पर काम कर सकते हैं, कोई भी मुद्दा उठाकर उसको रिव्यू हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप में से किसी ने किया है ये काम? एनीबडी? तो एक आध एग्जांपल ले ले, हमारे पास 8 मिनट अभी बाकी है। वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, सो वी गॉट सम कमेंट्स। अगर हम देखें तो कमेंट्स में हम वी आर सीइंग कि okay, fine. Rajesh Kumar Joshi ne, I am doing, but it is on AI research because I had not added this title, practical skills for the use of ICT. This okay, fine, no problem. Whatever topic, you can give any topic and try to see that how is it working. Okay? Yes, anybody would like to share the screen and show your end result? Or would like to summarize what way you have tried to work and how did it work? Yes, yes, Dr. Pooja Mehta. Please share your screen. Yeah. Okay, so AI in academic research, practical ethics, your main topic, tools ethics and prompt engineering. Okay, fine. Yes, okay. So how are you, like satisfied with the work, or what way you are looking at it? Yes, sir. Little bit satisfied, but still I'm trying to understand everything. So I cannot say that I'm completely satisfied or not. I'm still going through it. So yes, so as a human in the loop, yeah, human agency yeah. is very important. Yes, good. Okay, Yes. research question. What are your research questions and hypotheses? Last part, last. Just a second. Yes, sir. Should I scroll down? Yes, scroll down to the last part. Yes. Okay, yes, okay. So your research question: to what extent can metacognitive prompts that require the AI to critique its own initial synthesis improve the scores for originality and depth in undergraduate literature reviews? Okay. RQ2, RQ3, okay, analytical rigor and hypothesis literature review produced via hybrid will score significantly higher in critical analysis on established academic rubrics than those produced using the standard, what is that word? Standard star or pose framework, co-star or pose framework, or negative correlation also might be there. Okay. Okay, fine. Yeah, thanks a lot. Thanks. Anybody else would like to showcase their work? Anybody else? Yes, yeah, yes. Rajesh Kumar Joshi. Yes, sir. I'm sharing mine. Yeah, please. Yeah. Yes. Actually, as I said that it was on AI work. So this is what I have done. Sir, my only question is that whether this will be considered as an authentic, for example, any researchers who begins in that particular area, or no, but like how will you identify? The question, that legal framework that comes in this is that if person has done this and will tell that no, I have not used this, I have done it on my own. So how will we identify that? That will be the big problem in this. okay. So this is what the research questions and everything. I think it is visible, sir. Yes, it is visible. Yes, yeah. Okay, so this is the provided, yeah, frequently cited. You again. Okay, let us come down to the last part. Yes, sir. Research questions and hypothesis. There, are we able to see anything unique or okay. not?
This is all about that survey and thing. Identify research gap. Hmm. And then the last part is a specialization. Or let us say, yeah, this is what, Research. Yes, this is this. Can we see the beginning part? yes. Okay, so hypothesis one, current LLM alignment techniques are insufficient for autonomous agents because they do not account for emergent goals created during recursive planning stages. Okay? So, but this is not my area, but it's your area, so you can easily No, understand no, actually, I didn't type that one, so it came directly only. directly. It has Uh, become. Hmm. actually, this is not my area as well. Okay. I'm from a person of English only. I wanted to Okay. type. I forgot to type over there. Okay, okay, fine, fine. Yeah, this is more technical. I found it more technical. So those who are working on the softwares, the back Ah, end yeah, of yeah. AI, they may find something interesting from this topic. Yes. So the research questions are also there. 3 That research also. questions are there. Yes. Okay, okay. Thanks. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Okay, so to conclude the things, you can stop presenting, so I can share the concluding part. Yeah, Yes, okay. sir. Okay, so taking an overview about what way we have tried to look at the things here, we try to see how practically we look at these things. Though we are not able to take another, there are many such tools which can be tried out, but today I preferred to work on Notebook LM. Otherwise, we have many other tools for citations and other parts also. But what we conclude, one thing very important for all of us is to have a digital profile, to walk on this path. The digital profiling is very important. Then we tend to see at how AI plagiarism policies are changing. Our concern is to have an eye over the policies, कि कैसे पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे. जैसे पहले लोग कहते थे कि एआई को आप को ऑथर बता सकते हो, तो कुछ महीनों तक वो चला कि एआई को ऑथर बताया, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि नहीं, एआई जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो उसके ऊपर हमारे लीगल फ्रेमवर्क काम नहीं कर सकते हैं. कोई रिसर्च मेडिकल में हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई मर जाता है तो आप रिसर्चर को ब्लेम कर सकते हो, उसको इम्प्रिजन कर सकते हो, लेकिन एआई को आप जेल में बंद नहीं कर सकते हो. ये एक फार फेच्ड एनालॉजी मैं दे रहा हूं, तो इस हिसाब से उसको ऑथर मत मानो, वो इंसान नहीं है, पर उसका सपोर्ट आप ले रहे हो, वो एक टूल है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं काम. उनकी पॉलिसी आने वाले दिनों में पॉलिसी और बदलेगी, और फिर हम देखेंगे कि पॉलिसी को देखते हुए हम कैसे काम करें. और बहुत सारे टूल्स है रिसर्चर के लिए, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वहां के लिए हमें टूल किट लगती है, काम लगते हैं वो लोग. और हमने जो आज एग्जांपल लिया वो नोटबुक एलएम का लिया, को कैसे हमें कुछ आइडिया जनरेशन के लिए, रिसर्च गैप फाइंड करने के लिए कैसे मदद कर सकती है. हमने अभी जो काम किया था उसमें ये देखा कि इंटरनेट से सर्च करे वो, तो कोई ब्लॉग वगैरह भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इंटरनेट में सोर्स दूंगा तो मैं 10 आर्टिकल जो है उस एरिया के वो पसंद करके उसको दूं, और फिर कहूं कि अब मुझे रिसर्च गैप फाइंड करके दो, तो मुझे और ऑथेंटिकली उसका रिजल्ट मिलेगा. अभी मैंने वेबसाइट ही दी थी कि यहां से आप ढूंढ के बताओ, पर मैं अपना सोर्स भी दे सकता हूं. सो दिस आर द थिंग्स which I wanted to share, and thank you everybody for your patience listening. Thank you. Thank you so much, sir, for clear, concise, and very well structured session. You have addressed various topics which is dire need of time, while we are already going ahead with AI and different tools and digital footprints. So I think you have addressed a topic which not many delivers very frequently. I thank humbly to you, and I thank all the participants, organizers, and administrators for such enriching session. I take an initiative and I also thank my fellow participants for attending with such attention and giving us an opportunity to people for
enlightened way. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your valuable word. Thank you. Okay, thanks. I'm leaving now. Yeah. Thank you very much, sir. Thanks. Thanks. Indeed, Thanks a everybody. useful Thanks. session. Thanks all the Thank you, Dr. participants. Janma.